अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया यह गया, जो इनिशियली रिपोर्ट हुआ कि उनको वारंट्स दिखाए गए और घर से उनको ले गए और FIA के ऑफिस उनको मुंतकिल किया गया। एन कयास ये है कि उनको साइफर वाले मामले के अंदर जो अभी रिसेंटली एक FIR लॉन्च हुई थी अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी नामजद हैं और शाह महमूद कुरैशी भी हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया। मामला आपको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट मामला इस वजह से है क्योंकि जो रेपरकशंस होंगी, इसके आगे जो सज़ा जो हो सकती है, जो यहाँ पर क्लॉजेज अट्रैक्ट हुई हैं, वो काफ़ी संगीन है और ये जो इल्ज़ामात हैं वो भी काफ़ी संगीन है। वो ये मामला था कि अभी पिछले दिनों इंटरसेप्ट ने, एक वो आलमी जरीदा है, उन्होंने एक स्टोरी की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मतलब हमें एक, उनका ये कहना था कि हमें एक मिलिट्री सोर्स से ये साइफर की कॉपी मिल गई है। साइफर की कॉपी से मतलब है कि साइफर के जो मिनट्स बनाए जाते हैं, यानी कि डिकोडेड लैंग्वेज, वो कोडेड होता है और उसको डिकोड करके, यानी कि उसका क्या मतलब था, वो उसके मिनट्स और उनकी एक कॉपी, जिसका इकरार एक इंटरव्यू के अंदर खान साहब कर चुके कि मेरे से एक कॉपी गुम गई है। कॉपी गुम गई है, साइफर नहीं गुमा। साइफर तो होता ही वजारत खारजा के पास है। नॉनदलेस अब उसके जो मंदरजात हैं वो बड़े पाकिस्तान के हवाले से देखें कि किसी ने अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की है तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। आज की आपको बात बताऊं, साबिक अमरीकी गवर्नमेंट के अंदर जो NSA थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉन बोल्टन, उन्होंने अब समर ब्रेक के बाद उन्होंने वापस आके उन्होंने कांग्रेस को कह रहे हैं, वो अमरीकी कांग्रेस को कह रहे हैं कि अगर इंटरसेप्ट की स्टोरी ठीक थी तो हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि क्या ये सच था या नहीं था। ये अगर मामला हुआ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, वो ये कह रहे हैं, तो इसको हमें तहकीक इसकी करनी चाहिए कि हम किस तरह से इस तरह के काम कर सकते हैं। इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे हमारे मुल्क के और हमारे सिस्टम के ऊपर, जिस तरह से वो चलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे और उल्टा मामला है। हमारे यहाँ पे मामला है कि उस साइफर के मंदरजात सच हैं, झूठ हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं वो सच है, जो उससे पहले खान साहब बताते थे वो झूठ था या सच था। इसकी तहकीक करने से के अलावा, वैसे तो हमारे भी यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स के अंदर ये कहा गया, माना गया कि वो साइफर आया था और उसके जो मंदरजात हैं वो आपको याद होगा, वो बताया गया उसके ऊपर कि वो क्या था, साजिश हुई है, मुदाखलत नहीं हुई, समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है इस वक्त एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ये चेक किया जाए कि उसमें जो बड़े सीरियस इल्जाम आते हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, बजाय इसके यहाँ पे मामला ये चल पड़ा है कि वो एक कॉपी थी, वो कहाँ पे गई। अब ये हो सकता है कि वो कॉपी इंटरसेप्ट को केस के मुताबिक यही है जो किया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, कि वो कॉपी इन्होंने भेजी होगी वहां पे कि इनके पास थी। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, आजम खान, उनका बयान आपको पता है, उन्होंने जो रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद कहा जा रहा है कि जनाब बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, ये सब साइफर वाले मामले को लेके। तो इसी वजह से आज उनको गिरफ्तार किया गया। आखिरी बात, और फिर गुफ्तगू बढ़ाएंगे आगे, मौजूद गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाऊंगा। आखिरी बात ये थी कि वो जो FIR हुई है नाजरीन, उस FIR की कॉपी नहीं है किसी के पास मौजूद। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो FIR कहाँ पे हुई है, मतलब जहाँ पे हुई है, जिस थाने में हुई है वो तो पता है, लेकिन FIR की कॉपी, दैट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, दैट शुड बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। वो इस तरह से हाथ में होनी चाहिए थी, नहीं है किसी के पास। वो खैर अब कोर्ट्स के अंदर ही पता चलेगा कि उसके मंदरजात क्या हैं, क्या एग्जैक्ट इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब है मेरे साथ, आज तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब ने भी ज्वाइन किया हमें। पंजोता साहब, डू यू नो व्हाई शाह महमूद कुरैशी साहब हैज़ बीन अरेस्टेड? एम आई करेक्ट इन गेजिंग दिस कि ये साइफर के मामले के अंदर उनको अरेस्ट किया गया? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अभी मैं जस्ट बात हुई है उनके बेटे से, जैन कुरैशी से, उन्होंने कंफर्म किया है कि उनको अरेस्ट किया गया है। दूसरी बात यह है कि सबसे जो बुनियादी नुक्ता है, इस वक्त उनको ये बताया नहीं गया कि उनको साइफर के मामले में गिरफ्तार किया गया है या किसी और मामले में। लेकर उनको FIA ही गई है। अच्छा। और उनको लेकर जाने से पहले, यानी अरेस्ट करने से पहले, ये नहीं बताया गया कि आपको कौन से इशू के ऊपर जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ना बाकायदा किसी तरफ से कोई अनाउंसमेंट अभी आई है और ना उन्हें बताया गया है, या फैमिली के जो मेंबरान वहाँ पे या मुलाजिम घर पे मौजूद थे उनमें से किसी को नहीं बताया गया। FIR हुई थी, वो जो FIR है साइफर के हवाले से, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नामजद हैं, हमें तो आज तक उस FIR की भी कॉपी नहीं मिली। एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाया कि वो क्या। अच्छा, वो ठीक है, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अट्रैक्ट हुआ है उसमें
इन्वोक हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एफआईआर भी सीक्रेट रखी जाए। देखिए, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि कानून, ऐसा कोई कानून नहीं है। हर एफआईआर जो है पाकिस्तान के अंदर वो दफ़ा 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। और जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है जो 154 सेक्शन से लेकर 173 तक है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का तरीकाकार है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या क्या करना होता है, उसकी कॉपीज कहाँ कहाँ भेजनी होती हैं। तो उसको किसी भी तरह से अगर सीक्रेट एक्ट के तहत भी अगर प्रोविजंस लगाए नहीं है तो भी उसको सीक्रेट नहीं रखा जा सकता था। उसको हमारे सामने भी उसकी कॉपी नहीं आई। हमने 12 कोशिश की है, एफआईए अथॉरिटीज को अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन उसके जो एफआईआर की कॉपी है या मंदरजात हैं या एलिगेशंस हैं, वो एग्जैक्टली हमारे सामने अभी तक नहीं आ सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा रजा रूमी साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने ही है, आपने भी देखी है। ठीक है, चलें ना करें इस चीज़ के ऊपर तहकीक कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, साइफर के अंदर उसके जो कंटेंट है वो कितना सीरियस है, सच कितना है उसमें, झूठ कितना है, उसकी वेरासिटी क्या है, वो बाद में बात करते हैं। लेकिन एटलीस्ट इतनी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वाई शुड इट बी हिडन? उसको छुपाने की ज़रूरत क्या है? उससे तो मजीद एक इबहाम और उससे मजीद अफवाहें जन्म लेती हैं और मजीद फजूल किस्म की बातें, फिर वो सीना गजर चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है हुकूमत जो कर रही है। ये पिछली हुकूमत की उसमें दौर में हुआ था और अब ये निगरान हुकूमत ने जो आज गिरफ्तार किया, बताया नहीं कि आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे। जी बिल्कुल अकबर, देखिए इससे तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता कि एफआईआर, जैसे अभी वकील साहब ने कहा, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ये हक होता है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसकी कॉपी उसको फराहम की जाए ताकि वो अपना कानूनी दिफा जो है वो कर सके। ये रूल ऑफ लॉ की बुनियादी जो है एक ज़रूरत है, एक एसेंशियल उसकी रिक्वायरमेंट है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलत बात है अगर वो एफआईआर की कॉपी नहीं मिली इनको, वकील साहब को या दीगर उनकी जो भी लीगल टीम है। मगर मसला जो है वो आप उस मसले की तह में भी जाइए ना। देखिए जो तो जिस मुबैना तौर पे जिस मकसद के लिए गिरफ्तारी उनकी हुई है वो साइफर से जुड़ी है बात। और साइफर जो होता है, देखिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें एक कोड होता है जो मुख्तलिफ रियासतें यूज करती हैं। इसको बहुत पोलिटिसाइज किया गया, आपको पता है, दोनों तरफ से भी। खान साहब ने भी इसको खूब जैसे कहते हैं प्ले किया, उनकी जो खेला, वो एक मुबैना ऑडियो लीक में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैं उन्हीं के अल्फाज दोहरा रहा हूँ। और जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी खेला इसके ऊपर और अभी भी खेला जा रहा है। हम यहाँ पे साइफर के मिनट्स की कॉपी की बात कर रहे हैं, साइफर की बात तो नहीं करते ना हम, जब ये कहते हैं कि इसको प्रॉपर्ली अगर एक वर्ड यूज होता है, इसको डी क्लासिफाइड कहते हैं। ये डी क्लासिफाइड फॉर्म में उसके अंदर जो मंदरजात थे उनको सामने लाया गया था और जो कैबिनेट का डिसीजन था उसके मुताबिक उसको पब्लिक भी कर दिया गया था। तो अब चूंकि ये इसके अंदर जो चीजें थी वो एलिगेशंस ऐसे थे या चीजें जो सामने आई, वो उस वक्त की हुकूमत ने ये समझा था कि ये पाकिस्तान की जो आज़ादी है उसके ऊपर एक हमला है, तो उस हवाले से इसको देखा जाए और इसको पब्लिक भी कर दिया गया था। हाँ नहीं, वो आपने एग्जैक्टली रूमी साहब वो तो किया गया था। कॉपीज जो हैं वो तो आपके दो दोस्त भी क्लेम कर चुके हैं कि हमारे पास भी कॉपीज मौजूद हैं, मतलब हमारे सीनियर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। जी देखें जी, वो तो जो भी क्लेम करें, लोग क्लेम तो बड़ी करते हैं, लोगों को दिखाया भी गया होगा। आई एम श्योर उस वक्त जो है खान साहब ने भी अपनी कैबिनेट को दिखाया था, अपने जो करीबी लोग थे उन्होंने पब्लिक में कहा भी था कि हमने वो देखा है। डॉक्टर शीरीन मज़ारी, अगर मुझे याद पड़ता है, और भी लोग उसमें थे। देखिए ये मुझे इस कैबिनेट के फैसले का इल्म नहीं है, सच्ची बात ये, वकील साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा इसकी टाइमलाइन। मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने ये साइफर एक बैनुल अक़वामी जरीदे को दिया और उस जरीदे का कहना है कि वो कोई सोर्स कोट अनकोट मिलिट्री का सोर्स था, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड मुझे नहीं मालूम, जिसने भी वो काम किया, जिस वक्त वो स्टोरी आई थी और वो दुनिया भर में उसका पूरा हुआ, तो मैंने उसी वक्त कहा था, अकबर साहब, मैंने ट्विटर पे भी कहा था और मैंने डिफरेंट टीवी शोज पे भी कहा था, लिखा भी था कि ये खान साहब के लिए एक डिससर्विस की जा रही है। ये एक और जो मसला है, अगर खान साहब के रुफ़काए कार ने ये किया है या उनके ओपोनेंट्स ने किया है, ये
उनको फांसने का एक नया तरीका है। अब आपको पता है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो कि पिछली पार्लियामेंट में उसमें तरमीम की हैं, वो मैंने आज पढ़ा है कि सदर मोहतरम ने उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं। अब देखिए ना, ये एक ऐसी बात है कि वो यही बात है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो जिसने ये किया काम, उसने खान साहब को फंसाने में एक और जो है ना बहाना मुहैया कर दिया। देखिए, मैं इस बात की बिल्कुल हिमायत नहीं करता कि किसी पॉपुलर सियासतदान को एक केस दूसरे के 100 केसों में फांसा जाए ताकि वो जेल में उनको बंद रखा जाए। हमने पहले भी इसकी मुखालफत की है। 2016-17 में जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, उससे पहले जो कुछ बीबी साहिबा के साथ होता था और लोगों के साथ होता था, हमारा प्रिंसिपल एक है, अवामी सियासतदान को अवाम जो है मुहासबा कर सकते हैं। स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल रजा साहब, उसूली तौर पे बिल्कुल यूं ही है। अच्छा, मैं जाता हूं अभी पंजोता साहब की तरफ। आपसे मैंने एक सवाल पूछना है, ये बात आपकी दुरुस्त है। बहुत सारे लोगों ने इस खदशे का इजहार किया था कि उस दिन अब कुछ लोग खुश हो रहे थे कि यार देखें, ये जो है ना विंडिकेट हो गया जो ओपिनियन था खान साहब का इंटरसेप्ट की स्टोरी के थ्रू। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि मकसद अल्टीमेटली उसी में उन्होंने फंसना था उसके अंदर, और मजीद वो द न्यूज़ हैज़ बीन टाइटन्ड, इफ आई मे यूज दिस वर्ड, द न्यूज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऑल्दो वो जो कहते हैं कि इट्स गोइंग डाउन द रैबिट होल, एक दफा फिर हम दोबारा जाके ये तय करेंगे वो हुआ ये नहीं हुआ, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रूमी साहब जानना कि ये इसके मंदराजात में उनकी वेरासिटी क्या है, उनमें सच्चाई कितनी है। मुबादा ये कि अच्छा, वो उधर से जो सहाफ़ी जिन्होंने रिपोर्ट किया वो कह रहे हैं कि भाईजान हमसे पूछे ना, हम आपको बता रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल सोर्स नहीं है, और सहाफ़ी से सोर्स तो पूछा नहीं जा सकता। तो अब इसमें से क्या निकालना क्या है? सिर्फ इमरान खान को फंसाने के लिए बस सब मामला चलेगा? अकबर मियाँ, देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल सोर्स जो होता है, अब आपको भी अच्छी तरह पता है कि हमारी जो वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब का वालिहाना मोहब्बत करते हैं, अकीदत रोजाना पेश करते हैं, अकीदत के गुलदस्ते, यूट्यूब हो, टेलीविजन हो, सोशल मीडिया हो, वो निछावर करते हैं अपनी मोहब्बतें और अकीदतें। तो अगर उनके थ्रू आया है, किसी एक रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन के थ्रू आया, जिससे भी आया, मेरे ख्याल से ये एक ला यानी तहकीकात है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारी जो रियासत है, निगरान हुकूमत आ चुकी है, उसको ये वाला सहारा नहीं लेना चाहिए, उसको फराख दिली और कानून की हुक्मरानी का साथ लेना चाहिए। खान साहब एक सियासी हकीकत है, उनकी पार्टी एक सियासी हकीकत है। आप उनको जितना बंद करेंगे, जितना डकेंगे, पंजाबी में जैसे हम कहते हैं, उतनी ही उनकी मकसद बढ़ेगी, मसला हल नहीं होगा। रूमी साहब, हुकूमत कौन सी हुकूमत कर रही है? बिल्कुल ठीक है, सियासी मैदान में ये हल होगा। ये आगे एक टॉपिक हमने रखा हुआ है, ये मैंने आपसे पूछना है, मतलब पीएमएलएन के बड़े नाम, एंड आई विल कोट द नेम्स एंड देयर स्टेटमेंट्स एज वेल, आगे चल के वो तो कह रहे हैं कि आगे तो बल्ले का इंतखाबी निशान भी नहीं होगा अगले जो इलेक्शंस आने। खैर वो एक सेपरेट टॉपिक, उस पर बाद में बात करते हैं। उससे पहले पंजोता साहब मुझे ये बताएं कि आपकी टीम को, यानी वकीलों को, जो खान साहब की जो वकला टीम है, उनको मिलने नहीं दिया गया, एक वकील को अंदर जाने दिया गया। खाना घर का आपने मतलब अभी तक वो नहीं हो सका, एक खदशा जाहिर किया आपकी वकला की टीम ने भी और खान साहब की अहलिया ने भी, दैट ही मे बी पॉइजन्ड। अच्छा, ये ऐसा खतरा है कि जो नवाज शरीफ साहब को भी था और हसन नवाज साहब ने ओपनली उस वक्त भी कहा था, हुसैन नवाज साहब ने, आज आप भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर तो कुछ मिल गया था। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुपरिटेंडेंट साहब अदालती हुक्म के बावजूद क्या ताउन कर रहे हैं आपके साथ? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जिसका आपने जिक्र किया है कि फैमिली की तरफ से ये कंसर्न्स आ रही हैं, और 12 हमने कोर्ट के सामने भी यही स्टांस रखा है कि उनकी जान को, पहले आपको मालूम है कि 2 अटैक्स उनके ऊपर हो चुके हैं। वजीराबाद के अंदर जो अटैक हुआ था, उसकी तो बुलेट्स उनकी बॉडी को भी लगे और वो इंजर्ड रहे इतना अर्सा। और अब जो ये एप्रीहेंशन सामने आ रही है, ये कोई आम बात नहीं है। ये बेसिकली तो आपका जो पूरा निज़ाम है, इसके अंदर जो खामियां हैं, इसके अंदर जो मिसयूज किया जाता है इसको, और जिस तरह से किया जा रहा है ऑलरेडी, ये सारी चीजें उनको मद्देनजर रखते हुए फैमिली की तरफ से कंसर्न आया है, और ये बहुत जेन्युइन है। हमने कोर्ट के सामने जब ये चीजें रखी तो कोर्ट की तरफ से बाकी तमाम चीजों के ऊपर
हमें ये कहा गया कि हम जेल मैनुअल के मुताबिक जो है उसकी इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी हालांकि जेल मैनुअल बड़ा क्लियर है, जेल मैनुअल के अंदर ये सारी जो सहूलियात है वो एक बी क्लास के या बेटर क्लास के जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनको मुहैया करना विद इन 48 आवर्स जो जेल की इंतजामिया है उनके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन उसके बावजूद इस मामले के ऊपर अदालत की तरफ से ये कहा गया कि हम इसको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए रखते हैं, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली उस डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर जो बेंच है वो अवेलेबल नहीं था ड्यू टू इलनेस ऑफ चीफ जस्टिस साहब। तो ये स्टिल पेंडिंग है मामला। और अब ये देखिए कि दूसरी तरफ से जो जेल इंतजामिया है उनकी तरफ से हमारे साथ कोई कोऑपरेशन जो है वो हमें सामने नजर नहीं आ रही। सिर्फ 2 वकला को अभी तक इजाजत दी गई है और 2 दफा सिर्फ अहले खाना को उनसे मिलने की इजाजत दी गई। हालांकि अदालत के अंदर जो उन्होंने बयान दिया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि वी आर ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से सैटरडे तक वो किसी भी किस्म की मुलाकातों के लिए वो शेड्यूल बनाया जा सकता है और वो ओपन है। लेकिन जब ये बाकी तमाम कैदियों के लिए ये सारा रूट और ये सारा प्रोसेस और ये सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज पंजोता साहब, बिल्कुल ठीक हो गया आपका, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैंने फिर रूमी साहब की तरफ जाना है। एक छोटी सी चीज, आप जो मुलाकात हुई है मेरे ख्याल उमैर न्याजी उनका नाम है जो वकील हैं मिले थे, और उसके अलावा बुशरा बीबी की मुलाकात पहले नई मैदर पंजोता की मुलाकात हुई है, उसके बाद उमैर न्याजी साहब की मुलाकात हुई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अंदर सूरत हाल क्या है, क्या बताते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, कहाँ पे वेयर इज ही बीइंग केप्ट और किस तरह का मतलब खाना शाना क्या है, फैसिलिटीज क्या है, मॉलेज के हवाले से बाकी क्या मामला पता चले हैं जेल से? देखिए, उनको एक सी क्लास का एक जो सेल होता है 8x9 का, उसके अंदर रखा जा रहा है और उसके अंदर जो टॉयलेट है उसका दरवाज़ा नहीं है। उसके अलावा जो वहाँ कंडीशंस है वो अनहेल्दी और अनहाइजीनिक हैं। आम तौर पर जो आम कैदियों से भी बुरे तरीन हालात हैं। एक स्पेशल एफर्ट नजर आती है कि जैसे उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से जो स्टांस है वो आप सब ने सुना कि उन्होंने कहा है कि मैं तो 1000 साल भी अगर इस कंडीशन के अंदर भी रखें तो मैं अपने नजरियात से पीछे। सेहत वगैरह का क्या मामला है? रखा तो उनको बहुत जो आप ये कहें कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरह से तोड़ा जा सके, तो हालात बड़े जो है। सेहत वगैरह का क्या मामला है उनका? वैसे अभी तक फिट है, जेल में कोई एक्सरसाइज वगैरह सुना था करते हैं, क्या मामला है वो, उसके हवाले से क्या पता चला? जी, सेहत अभी तक तो उनकी सेहत जो है वो थोड़ा सा फिजिकली कमजोर नजर आ रहे हैं। अदरवाइज शेव उनकी बड़ी हुई है, क्योंकि उनको जो कोई मिरर या कोई दूसरी शेविंग की जो फैसिलिटीज हैं या जो सामान चाहिए होता है वो उनको मुहैया नहीं किया गया। तो शेव उनकी बड़ी हुई है, लेकिन वो थोड़ा फिजिकली कमजोर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिट्स हैं उनकी वो बहुत हाई स्पिरिट्स आए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है और सेहत थोड़ी कमज़ोर हुई है। रज़ा रूमी साहब, एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो जेल गए, उन्होंने वहाँ पे किताब लिख दी और वो बड़ा, वो आपको पता ही है कि वो बड़ा सिगरेट की पन्नियों के ऊपर लिख के उन्होंने बाहर भेजा, इफ़ आई एम असैसिनेटेड एंड अल्टीमेटली वी सॉ व्हाट हैपेंड टू हिम। एक और प्राइम मिनिस्टर आपके जेल गए, उनके बेटे ने बाकायदा ये बयान दिया, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, दैट माई फादर हैज़ बिन पॉइजन्ड, मेरे वालिद को जहर दिया गया और मैं उसकी रिपोर्ट्स भी सामने लेके आऊँगा। खुदा जाने वो आई नहीं आई, क्या मामला हुआ, वो सारा सागा हमारे सामने है। तीसरा प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर है, उनकी फैमिली को भी खतरा ये है कि जी जहर दिया जा सकता है, स्लो पॉइजनिंग हो सकती है। ये क्या है पाकिस्तान के अंदर चलता रहता है। और कंसिडरिंग मैंने जो पहले 2 एग्जांपल्स बताई, उसकी वजह से ना उसको वेटेज, मतलब फिर जहन मानता है एक चीज को, यार हाँ दिस इज पॉसिबल। देखिए, पहली तो मैं आपकी बिल्कुल सवाल बड़ा अहम आपने ये किया है, मैं लेकिन इससे पहले कल कुर्तुलैन शिराजी की एक रिपोर्ट थी इंडिपेंडेंट उर्दू में, जहां पर ये नईम साहब भी कोटेड हैं, इनका कोट भी वहां पर है, और उन्होंने ये कहा कि जेल इंतजामिया ने एक जो है एक मेडिकल अफसर और एक डीएसपी को तैनात किया गया है जो उनका खाना चेक करता है और उसके बाद उनको खाना दिया जाता है। और एक और जेल एहलकार ने अपने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उनको ये बताया रिपोर्टर को कि खान साहब को एक कुर्सी, एक मेज, 3.5 से 4 इंच चौड़ा मैट्रेस और दिया गया है और एक मुशक्कती भी फराहम किया गया है और 2 अफसरान मुतबादिल शिफ्टों में खान साहब की निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। ये सहूलियात जो हैं ये बकौल इनके, ये पंजाब हुकूमत के वकील, ये सी क्लास वाली नहीं है। तो पहली तो ये बात है। लेकिन
मैं तो जेल वाला ना रूमी साहब, खिलाफ आप बात यहीं से कंटिन्यू करेगा। मैं एक छोटी सी गुजारिश सिर्फ इतनी करता हूँ कि जेल वाले मुख्तलिफ चीजें बताते रहते हैं, हमें भी पता चलती रहती हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, क्या फर्क पड़ता है उससे भाई, रजा रूमी साहब को ले जाएं साथ और जाके दिखा दें कि भाईजान ये मामला, या किसी और को XYZ को ले जाएं, जाके कोई देख तो ले मामला। इसको इतना उसमें क्लाउडेड रखना, उससे फिर और मामला फैलते हैं ना। अब वो कहें हम मान लें, ये तो नहीं है ना किसी एक इंडिपेंडेंट शख्सियत को जाएं और जाके उनको एक विजिट करवा दिया जाए, तो क्या मुजायका है रूमी साहब उसमें? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन जो इनके कानूनी टीम का जो कंसर्न्स हैं, जो कंसर्न्स आपने भी जाहिर किए कि पहले इस तरह जेल में होता रहा है, हमने देखा कि सियासतदानों के साथ ये पाकिस्तान में हुआ है माजी में, इसलिए हमें ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, खदशात दुरुस्त है, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मगर मैं इसके साथ साथ ये बात ज़रूर दोहराऊंगा कि देखिए, एक वक्त था कि खान साहब जो है ना, वो उन्होंने ये जो जेल के रूल्स हैं अपने मुखालिफिन के लिए बदले थे। मुझे याद है वाशिंगटन DC में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं अपने जो ये मुखालिफिन, इनको घर से खाना चाहिए, इनको AC चाहिए, मैं वो करवाऊंगा जाकर। बस बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ये एक जरूर एक लेसन है, ये खान साहब हो, शरीफ खानदान हो, कोई भी हो, XYZ हो, क्योंकि ये चीजें आप मकफाते अमल भी आपके सामने आता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है। लेकिन हम मस्जिद में तो नहीं बैठे हुए, हम तो साफी हैं, हम तो उसूल की बात ही करेंगे ना। आप ये कहना कि वो ये मस्जिद के मामला है, मेंबर के, हमें इससे क्या लगे? देखिए मैं तो कमेंट्री भी कर रहा हूँ ना। आपका काम तो ये है कि आप सिफ्ट करें फैक्ट्स को, तो मुझे तो तबसरा भी करना है भाईजान, तो वरना आपने मुझे बुलाया क्यों, वरना फायदा कोई ना होता। अच्छा लेकिन देखिए एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं। पॉइंट ये है कि ये फ्रोई चीज है, ये पूरा तोशाखाना वाला चक्कर बंद करने का बहाना है। 3 साल की कैद है, इसमें बेल वैसे भी एक राइट है। मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के ऊपर इस वक्त एक भारी जिम्मेदारी होती है। एग्जीक्यूटिव, हमें पता है कि उनके तो क्या अज़ाइम है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उनका तो एक हदफ है कि खान साहब को बंद रखना है, साल एक तो बंद रखना है, 2 साल। खुद खान साहब, मैंने सुना कहीं उन्होंने लोगों को कुछ कहा कि जी, लेकिन अदलिया जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, जहां पे इन्होंने पिटिशंस फाइल की हैं, ये उन पे अब जिम्मेदारी आयद होती है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस, उनके रुफ़क़ाए कार, जो आने वाले चीफ जस्टिस, उनके रुफ़क़ाए कार, क्योंकि हम उनकी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोल बाला हो, और ये नहीं काफी के अदालतों में ऐलानात कर दें, बड़ी बड़े बयानात टिकट्स के लिए दे दें, लेकिन जब मौका आए, देखिए ना, आज इमरान रियाज, मैंने अभी ट्वीट किया था, 100 दिन हो गए इमरान रियाज को गायब हुए हुए। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, कोई कयास आ रही है, कोई कहता जी इस्लामाबाद में, कोई कहता जी लाहौर में, कोई कहता यहाँ हो गया है, अच्छा कुछ ओपोनेंट्स कहते खुद ही छुप गया जी। अब ये कमाल की बात है कि विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। तो हमें इस वक्त तवक्को होती है अपनी अदलिया से, क्योंकि बिल आखिर पाकिस्तान में जैसा भी माहौल हो, जबरी माहौल हो, अदलिया तो है ना मौजूद, कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगा हुआ, PCO तो नाफिज नहीं हो गया। तो मैं सवाल पूछता हूं मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, अभी देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जरी जज ने आखिर बेल दे दी ना शहरियार आफरीदी को, उन्होंने रिहा कर दिया, और दूसरे एक और उनके पास केसेस लगते नहीं है ना, बाबर सत्तार साहब के पास ये भी तो एक मामला रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिन पे ये वकील साहब साथ बैठे हुए हैं, ये हर दूसरे दिन उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे होते हैं। और जब हम ओवरऑल देखते हैं कि उनका कॉन्डक्ट क्या है, किस तरह से चीजें चल रही हैं, आप ये देखिए कि बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया है, उसमें एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वो इंडाइट कर रहे हैं मेरा ख्याल है अपने सीनियर जज को, ब्रदर जज को। अब लेकिन देखिए मैं उससे गुरेज करूंगा ये बात। नहीं, मैं भी एक हिसाब से कह रहा हूँ, मैं मेरे कहने का मतलब होने था चाहिए। तो इंतजार साहब को मुझे हायर करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ब्रेक लेने रूमी साहब, और इनकी फीस में मेरी सर्विसेज सर आपकी हाजिर है। अच्छा, फीस ना लेना फिर। नहीं लेते सर, नहीं लेते। चले एक ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक से वापस जोधा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया। कुछ इलेक्शंस की बात करनी, बड़ी मज़े की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक कहते हैं कि जनाब अगले इलेक्शंस में PTI होगी नहीं, बल्ला नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर। फिर वो कहते हैं कि जो 9 मई में जो मुलविस हैं या जिन पे इल्ज़ाम है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पता नहीं किस कानून के तहत ये बात की जाती है। एहसन इकबाल साहब कल कह रहे थे कि 90 दिन में हो इलेक्शन या 190 दिन में हो, अल्लाह खैर करे, उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो खैर बात करते हैं कि आगे क्या समत जारी। और जो अदलिया की बड़ी इंपॉर्टेंट रज़ा भाई बात कर रहे थे, आगे आ रहे हैं जनाब काजी फायज़ ईसा साहब, और वो क्या मामला किस तरह लेके आगे चलेंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये भी डिस्कशन होगी। हमारे साथ एमिनेंट लॉयर आबिद जुबैरी साहब भी होंगे। स्टे विद अस।
एक बात तो तय है जी, वो ये कि 90 दिन के अंदर जो असेंबली डिसॉल्व हुई, मतलब थोड़ा खुद एक हफ्ता पहले कर दी, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने, तो ये बात है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी बताया, वो मरदमशुमारी उसको अप्रूव किया है, फिर उसके बाद डिलिमिटेशंस और वो सब आगे मामला जाएगा, लेकिन उतना ही जाए कि जितना बनता है उसका जाना, उससे को बहुत ही आगे ना चला जाए। जो केयर टेकर है, कोई बहुत लंबे अरसे के लिए टेक केयर ना करना शुरू कर दें सिस्टम की, ये एक बड़ा लेजिटिमेट कंसर्न है। और खासतौर पर पीपल्स पार्टी और लॉयर्स के अंदर और ओवरऑल मतलब जो भी चाहता है कि मतलब पाकिस्तान शुड बी रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ये बड़ा मेजर कंसर्न है। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ हैं जी, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, और उसके अलावा राजा रूमी साहब भी हैं। अच्छा, आबिद जुबैरी साहब ये बताएं कि आप जा रहे हैं अब कोर्ट, अगर इलेक्शंस नहीं होते, मतलब आपको ये खदशा लगता है कि इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे और आगे चले जाएंगे, तो आप कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि पंजाब के मामले के ऊपर भी हमने देखा, वेरी सॉरी टू से, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाह रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं सर, और दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म, कुछ नहीं बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं रही, हमने सुप्रीम कोर्ट बार ने केस ऑलरेडी हमने फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो किस वक्त टेकअप होता है वो सवाब दी तो कोर्ट की है कि हमारा केस कब लगेगा। देखिए, हमारी जो एसोसिएशन है, हम वकला जो हैं, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और देखिए, हमारे कोशिश, आपने देखा हमने पहले भी कोशिश की थी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जब असेंबली हुई उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार ने, और मुझे नोटिस था एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार कि जी आप असिस्ट करें कोर्ट को इस इसमें, और हमने यही कहा था कि 90 दिन का पीरियड वो मैंडेटरी होता है, और ये कहीं आइन में कहीं लिखा हुआ कि सारे इलेक्शन यक वक्त पे एक साथ होंगे, तो ये दो असेंबलियों का इलेक्शन कराना जरूरी है 90 दिन में। आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने भी उसमें हुक्म अदूली की, पार्लियामेंट में तस्दीक की गई जजों की, फैसले की, और फिर धरने भी दिए गए सुप्रीम कोर्ट के सामने दफ़ा 144 और आर्टिकल 245 के होते हुए। तो ये आप देखिए ना, इससे बात नहीं मानी, लेकिन देखिए हर इदारे के ऊपर पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के माने। आर्टिकल 190 क्लियर है उसके अंदर, और नहीं मानते उसके आइन शिकनी और उसमें आप चले जाते हैं। लेकिन देखिए, कोर्ट को देखिए, अगर कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा तो इतना सीरियस इशू था, और आप देखें कि जिस तरह से हमले हो रहे थे कोर्ट के ऊपर, कोर्ट देखिए, कोर्ट के पास जो ताकत होती है वो अवाम होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए फैसले जो होते हैं ना, मतलब जुबैरी साहब एक और ताकत भी तो होती है ना, वो मुझे याद है जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का बड़ा फेमसली वो कहते थे कि हमारे पास कोई जुडिशल आर्मी तो नहीं है, इसलिए हम ऐसे फैसले देते हैं कि जिन पे अमल भी हो जाए। तो लेकिन तौहीन कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं हुआ, तौहीन तो पावर है ना एक। ऐसी बात नहीं हो, अगर ये जिसने भी कहा, बड़ा अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले दे इस पे अमल हो जाए, यानी फिर ऐसे फैसले जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने कहा हुआ सर, उनका इंटरव्यू भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, पता नहीं थी मैं, अल्लाह उनकी पिछले, अगर जो आप पुराने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जी उन्हीं की बात करूं जी सर जी। तो फिर मैं उनसे बिल्कुल बायदब इख्तिलाफ करता हूँ इस तरह की नहीं। एक पुराने चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा था कि हम ऐसे फैसले करते हैं कि हम क्योंकि नौकरी करते हैं, हमें अपनी नौकरी भी बचानी होती है। मैं वैसे आपको बताऊं, ये रिमार्क्स के दौरान अभी ये इलेक्शंस का जो पंजाब का मामला चल रहा था, तो यहाँ पे ये बंदयाल साहब ने भी कहा है कि हमारे पास कोई आर्मी नहीं होती, उसी तरफ इशारा था उनका कि हमने इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं फैसले। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर होती है कि अगर जो आपकी हुक्म उदूली कर रहा था, आपके फैसले नहीं मारा था, आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स तो उसके खिलाफ इनिशिएट करते, उसको देखते फिर उसमें क्या होता है। आपको जो आदमी ताकि स्कॉट फ्री ना जाए, क्योंकि देखिए अगर आपने फैसले पे आप नहीं माने तो अब आप देखिएगा, अब हम लोग तो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और अब वहाँ का फैसला आएगा, वो फैसला कहते हैं कि 90 दिन में होना चाहिए, डिलिमिटेशन वाला पॉइंट नहीं ओवरराइड कर सकता ये आर्टिकल 224 को, क्योंकि देखिए डिलिमिटेशन का कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 51 कहता है, आर्टिकल 51(5), जिसके अंदर आपकी असेंबली की, नेशनल असेंबली की सीट्स डिफाइंड है कि देखिए एलोकेशन ऑफ सीट्स की वो बात करता है सेंसस के बाद। हाँ जी, आप देखिए ना, वो डिलिमिटेशन की बात नहीं करता। डिलिमिटेशन एक एक्ट के अंदर है, और एक्ट कभी ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो देखिए ना, ये डिलिमिटेशन बना के छोटी सी चीज, वैसे जुबैरी साहब एक छोटी सी चीज मैंने आपसे साथ पूछनी, फिर मैंने रजा भाई की तरफ जाना है, और वो ये है कि हर केस के अंदर आज भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि भाई फुल बेंच बना दें। वो एक और मामला चल रहा था नैब की तरामीम को जो चैलेंज किया हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा फुल बेंच बना दें। उससे पहले इलेक्शन वाला मामला था, उसके अंदर भी ये मामला हम जजेस से ही सुनते रहे कि फुल बेंच बना दें। क्या चीज़ माने हैं बंदयाल साहब, क्यों बना दें तो क्या मसला है, ये वाले मामले पर बना दें। अब
आप इस तरह की कोई डिमांड आपको भी रखनी, मेरा ख्याल है रखनी चाहिए, आपने रखी कोई ऐसी डिमांड? मिलिट्री कोर्ट्स का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी पटिशनर, हमने कहा फुल कोर्ट बेशक बना दे, लेकिन हाँ। जजेस कुछ उसमें से सुनना नहीं चाहते थे। मंसूर अली शाह साहब पे फेडरल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया, उठ के चले गए। तो सीनियर जजेस ने कहा कि जब तक आप प्रोसीजर वाले लॉ का फैसला नहीं करते जिस पे स्टे चल रहा है, इसकी वजह से हम बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के इस पे इश्यूज हैं, हम उसमें नहीं बैठते। तो देखिए उन्होंने अब इस वक्त तो फुल कोर्ट, तो देखिए फुल कोर्ट की हर वक्त डिमांड जो की जाती है, तो फुल कोर्ट बेशक या तो हम कुछ तय कर दें मामला के, इवन प्रोसीजर लॉ में लिखा है कि जिस तरह के मामले 5 मेंबर बेंच सुनेगी फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट के बाद तो अपील भी नहीं हो सकती है, और या उसका रिव्यू भी सुनेगा तो कोई 17 जज होते हैं, 16 जज। इतने बड़े बड़े सारे लीगल माइंड्स बैठ के एक बात सुनेंगे तो मतलब उस पर कोई उंगलियां तो नहीं उठाएगा ना पॉलिटिशियंस और ना ही कोई साथी जजेस। देखिए ये बड़ा, मैं जरा रजा भाई की तरफ जाना है, इफ यू अलाउ मी। नहीं, आप एक बात सुन लें, ये बड़ी आपने खतरनाक बात कही कि देखिए ना, वरना तो आम हर केस में भी बेंच 2 की भी होती है, 3 की होती है, 5 की होती है, 7 की होती है, तो कल फिर उनका भी कोई फैसला नहीं मानेगा। देखिए इस तरह की बात नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट होती है, नंबर नहीं होता। हाँ, कुछ इशू लोग डिमांड करते थे, इसको एक पॉलिटिकल इशू बना लिया कि जी फुल कोर्ट, अच्छी बात है, फुल कोर्ट चलना चाहिए था, मिलना चाहिए, ताकि सब जजों का व्यू आ जाए तो इस पॉइंट पे। लेकिन अगर वो ये जवाबदीद चीफ जस्टिस की, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बॉस कह रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो पीडीएम की तमाम जमातें इलेक्शंस के मामले के ऊपर कहती रही कि फुल कोर्ट, और साथी जजेस कहते रहे, मैं तो सिर्फ रिपीट किया, जस्ट अ मैसेंजर। मैं सर जी, मैं रजा भाई से जरा उनका कमेंट ले लूं। जी ले लें। जी रजा भाई, ये बताएं कि क्या उम्मीद है आपको, जो पहले मामला हुआ ठीक है, अब डिलिमिटेशंस की वजह से आर्टिकल 254 और थोड़ा सा आगे चले जाएं इलेक्शन से, लेकिन को बहुत ही ज़्यादा आगे ना चले जाएं, उस पे कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है? आपके ख्याल के अंदर बंदयाल साहब तो खड़े हुए थे डट के किसी दौर में, उनका वैसे भी अब 1 महीना रह गया, अब आगे हम क्या काजी साहब से उम्मीद करें कि वो डट के खड़े होंगे? देखिए बात ये है, सादा सी बात अकबर, कि अभी ये आप फुल कोर्ट की बात कर रहे थे, तो सवाल ये कि ये फुल कोर्ट जो है किसी एक फरीक की ख्वाहिश नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इसको तहरीरी तौर पर कह चुके हैं, सजेस्ट कर चुके हैं अपने रिमार्क्स में, अपनी नोट्स में, अपने फैसलों में। जब सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात कहता है तो जुबैरी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, वो लागू होता है, उसकी एक हैसियत होती है कानूनी, आईनी, और ये चीज़ अब तय हो चुकी है। बात फुल कोर्ट की क्यों होती है? फुल कोर्ट की बात इसलिए होती है कि एक तासुर बना दिया गया था, सच्चा के झूठा मुझे नहीं पता, गलत या सही, कि एक खास मखसूस 3 मेंबर बेंच जो है वो हर अहम सियासी केस को सुन रहा था। तकरीबन अगर आप डेटा देखें तो 70% से जायद सियासी केसेस जो थे वो 3 मेंबर बेंच सुन रहा था, जिसमें के सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं शामिल किया था। सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके बाद जो दूसरे मसूद साहब हैं, वो हर उस केस से गायब थे, हर उस बेंच पे मौजूद नहीं थे। क्यों? ये भी सोचने की बात है, क्या वो उनका लीगल एक्यूमेंट कम था बाकियों से? क्या वो 3 मेंबर ही जजेस बेहतरीन थे? तो ये तासुर, ये हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने डेलिबरेटली किया है, मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन ये उनकी एक ओवरसाइट है और उसको करेक्ट करना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था अपने साथी जजेस, वुकला बरादरी का। आज भी मैं समझता हूं कि ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला हुआ, अगर वो फुल कोर्ट बनाते, फुल कोर्ट में भी यही फैसला आना था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि फुल, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी ज्यादा बढ़ती, जैसे कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अपने नोट में लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, और लोगों ने लिखा। अब रही बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट से, मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा चीफ जस्टिस के दौरे जो उनका टेन्योर रह गया है उसमें ये फैसला हो पाएगा, ये आगे ही जाएगा जस्टिस काजी फाइज ईसा जब सुप्रीम कोर्ट की क़यादत संभालेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जहां तक लगता है, चूंकि वो खुद फुल कोर्ट के बड़े हामी हैं, और अगर नई वो बनाएंगे तो बड़ी हैरानगी की बात होगी। उनको अगर वो फुल कोर्ट बना देंगे तो मैं समझता हूं कि इलेक्शंस में गैर जरूरी इल्तवा की इजाजत नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और कोई जज, और अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर देंगे जैसा वो था कि 14 मई को इलेक्शंस होने हैं, वो अच्छा अभी तक हम वहीं पे खड़े हैं कि 14 मई को इलेक्शंस होने हैं, वो 14 मई गुजर चुकी है, 24 की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर काजी साहब ऐसा कुछ फैसला देंगे तो उम्मीद है, और होना भी यूं चाहिए, कि वो उस पर अमल भी करवाएंगे, और जो नहीं करेगा फिर उसके खिलाफ। काजी साहब पे देखिए इंडिविजुअल्स मत लाइए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे ना बार-बार ये मेरे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं सर। अकबर
एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है चीफ जस्टिस और बाकी जज साहिबान। 17-16 लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बनती है, एक चीफ जस्टिस नहीं बनता। ये कोई थाना नहीं है, SHO नहीं है, डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट नहीं है, या कोई और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे ब्रदर जजेस की इक्वल राय, इक्वल पावर्स हैं, और वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है चीफ जस्टिस। बिल्कुल ऐसे जी, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था वो रखेंगे सामने, कि ये जो कहा जा रहा है कि जनाब आने वाले इलेक्शंस के अंदर से एक पार्टी का को बैलेट पेपर से गायब कर देंगे, हमने हिस्सा ही नहीं लेने देना, और फिर ये कि 9 मई के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इलेक्शंस में नहीं जा सकते, ये कैसे हो सकता है? मतलब कानूनी तौर पे इज इट इवन पॉसिबल? लेकिन ये जो धड़ल्ले से बयान दे रहे हैं, ये किसकी शय पे और क्यों दे रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब जुबैरी साहब, क्या ये पॉसिबल है बाय एनी लॉ? वैसे तो कुछ भी पॉसिबल है पाकिस्तान में, लेकिन क्या ये कानूनी तौर पे मुमकिन है कि एक पार्टी का जिसका जो इजहार करते हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियंस, के एक पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो बैलेट पेपर पर नहीं होगा, और साथ उसको इस चीज़ से जोड़ दें कि भाई ये 9 मई वाला पहले ये केस चलेंगे तो फिर मामला आगे हो सकता है? इस तरह की कोई है प्रोविजन कानून के अंदर, किसी भी कानून? नहीं, तो देखें, इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है कानून के अंदर। कानून के अंदर एक ही है कि एक तरह से आप पार्टी को आउट कर सकते हैं, सिंबल ले सकते हैं अगर वो इलेक्शन लॉज की कोई वायलेशन करें, लेकिन जब तक वो पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकती। आर्टिकल 17 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी वायलेशन होगी, विच इज अ फंडामेंटल राइट। तो अब ये देखना होगा कि इनके ऊपर इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है या क्या रेफरेंस कोई दिया जाता है। वो रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उसके बाद अगर बैन करती है फेडरल गवर्नमेंट किसी पार्टी को तो उसका रेफरेंस अप्रूव होना होता है सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन के अंदर। ये आर्टिकल 17 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, उस वक्त तो होगा। लेकिन नेचुरली उनके ज़्यादातर लीडरशिप वगैरह अरेस्ट है। आज भी उनके सीनियर वाइस चेयरमैन भी अरेस्ट हो गए। आपके चैनल पे मैं देख रहा था, पट्टी चल रही थी कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को भी आज गिरफ्तार कर लिया। साइफर को आज ही वो लॉ साइन हुआ और आज ही वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब पता नहीं वो रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव लॉ, वो अलग अब उनके वकील बात करेंगे वहाँ जाके। लेकिन देखिए जगह आप जो जिस तरह से जो हो रहा है, और आप खुद कह रहे हैं अगर इलेक्शन जो इतनी देर से होगा, आप सब बल्कि ज़्यादातर सारे ऑब्जर्वर्स यही कह रहे हैं कि देर से होगा, ये जज, अब ये रूमी साहब कह रहे थे ये जज शायद फैसला ना करें, वो अगले उस पर जाए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर 14 सितंबर तक इस केस का फैसला नहीं होता तो फिर इलेक्शन 90 डेज में मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अंडर दी इलेक्शन लॉज 54 दिन का पीरियड होता है इलेक्टोरल प्रोसेस इलेक्शन तक। तो वो इसी वजह से आपने देखा था पंजाब के इलेक्शन भी 14 अप्रैल से 14 मई तक कर दिए गए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद आगे कहा था कि कानून कहता है कि 54 दिन 54 डेज का हमें वो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है इलेक्शन तक। तो ये अगर फैसला सितंबर तक नहीं होता 14 सितंबर तक, तो फिर आपके पास 54 डेज रह ही नहीं जाते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। रजा रूमी साहब, हमने देखा है मौलाना कौसर न्याजी ने जेल से इलेक्शन लड़ा और बड़े सारे, यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब ख्वाहिश तो बड़ी शदीद है, वो कहते हैं कि पहले 9 मई का हिसाब दें पूरा, फिर उसके बाद आप इलेक्शन में जा सकते हैं। कानूनी तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है। ये जो ख्वाहिश है, अलबत्ता ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश है या ओवरऑल ब्रॉडर ख्वाहिश है और ये पूरी होगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि ब्रॉडर ख्वाहिश है और ऐसा कदम जो है, देखिए इस वक्त मसला जो है, साफ बात करते हैं, मसला इस वक्त जो है कि ये जो सियासी पार्टीज जो हैं, जो पीटीआई की मुखालिफ पार्टीज हैं, देखिए वो तो वक्ती तौर के ऊपर उनका जो अपना एजेंडा है कि उनके मकबूल हरीफ को मैदान से बाहर जेल में बंद रखा जाए, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यके बाद दीगरे ऐसे इक़दाम उठाए गए, ऐसे पहले गिरफ्तारियां हुई, मैस अरेस्ट, अभी तक नहीं हमें पता कितने बच्चों को FIR दर्ज हैं या नहीं। लास्ट मिनट जरा आप इसको क्लोज कर दीजिएगा ताकि वो देखने वालों जी, मल्टीपल अरेस्ट, उसके बाद ये कानून साजी ड्रैकोनियन लॉज पास हुए हैं जो कि शहरी आज़ादियों को और जमहूरियत को सीधा वो तलफ कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये मामला स्टार्ट हो गया है, लेकिन पीटीआई को फिर भी मौका मिलेगा इलेक्शन का। मैं समझता हूं पीटीआई एक पार्टी है जो कि पार्लियामेंट में आएगी, लेकिन यकीनन इस वक्त जो तरजीह है कि इमरान खान साहब उसके जो चेयरमैन हैं वो ना तो इलेक्शन में को लीड करें। आप ये कह रहे हैं कि ये एक जाती, चूंकि उनकी एक पर्सनल पॉलिटिकल राइवलरी है, तो इस वजह से दे आर डूइंग, ये कोई रियासती ख्वाहिश नहीं है। थैंक यू वेरी मच। रजा रूमी साहब हमारे साथ थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। आप जुबैरी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपना तज्जिया भी दिया और अपनी
जो लीगल उनकी इंसाइट है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने क्लियर किया सब चीज़ों को। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह आपसे सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होती है।